हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। आप मेरा विश्वास मानिए कि जो आप ज्योमेट्री से इतना डरते हैं, मैं बिल्कुल उसको एकदम सरल भाषा में समझा दूंगा आपको कि ज्योमेट्री कितना आसान होता है। तो ये क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री से हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होता है इसको हम देखते हैं। यूक्लिड यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है भाई। अब देखिए, ये एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूक्लिड। ऐसे मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री के फील्ड में मेन रूप से 3 मैथमेटिशियन का नाम आता है। एक आपको पाइथागोरस, जो पाइथागोरस थ्योरम दिए, और एक आपको थेल्स थे, जो 10th क्लास में आपको मिलेगा थेल्स थ्योरम। तो वो जो थ्योरम दिए हैं वो थेल्स के नाम पर ही थेल्स थ्योरम पड़ा। और एक हमारे यूक्लिड साहब थे जो ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रखे, ठीक है। इनका ये कहना था कि जो हमारे पास ज्योमेट्री है उसको मेनली 2 तरीके से बांटा गया। अगर इस बात को हम समझें तो ज्योमेट्री जो हमारा मेनली 2 तरीके से बांटा गया। आजकल के समय में चीजों को आपको समझना ये है कि पहले एक्सियम, ठीक है, और पास्चुलेट। पास्चुलेट समझ रहे ना, एक्सियम और पास्चुलेट। जबकि जो दूसरा इसका पार्ट हुआ इसको हम लोगों ने थ्योरम का, थ्योरम समझ रहा है। तो ये चीजें हमारे पास पूरे ज्योमेट्री को 2 तरह से क्लासिफाइड किया। एक था एक्सियम और पास्चुलेट। अब देखिए, ये दोनों देखने में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आजकल इसको हम लोग एक साथ लिखते हैं। और थ्योरम दूसरा हमारा पार्ट हुआ। अब समझिएगा, पास्चुलेट या एक्सियम का मतलब ये होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जिसको कोई नीड नहीं हो प्रूफ करने का। नो नीड टू प्रूफ, नो नीड टू प्रूफ, जिसको हमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं हो, उसको हम पास्चुलेट और एक्सियम कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सेल्फ एविडेंस है, ये खुद अपने आप में प्रूव्ड होते हैं। समझ रहे हैं ना, ये इसका मतलब हुआ। लेकिन थ्योरम का मतलब क्या भाई? तो थ्योरम का मतलब ये होता है कि जिसका जरूरत हो प्रूव करने का, ठीक है, नीड टू प्रूव। अब हम समझेंगे कि नीड टू प्रूव, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये प्रूव होगा कैसे? तो ये इसी पास्चुलेट या एक्सियम के मदद से होता है, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे कि जो हमारे पास पास्चुलेट है, ठीक है, पास्चुलेट, टोटल यूक्लिड साहब ने 5 पास्चुलेट का जिक्र किया। उसमें सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ पास्चुलेट कितने हैं, तो टोटल कितने भाई? 5 पास्चुलेट। उसमें अगर हम सबसे पहले पास्चुलेट की बात करें तो वो आपको ये हो जाता है कि वी कैन ड्रो ए लाइन फ्रॉम 2 पॉइंट। मतलब अगर आप किसी लाइन को खींचना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 2 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी 2 पॉइंट से एक लाइन जरूर खींच सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बट अगर हम दूसरे केस में इसको समझे तो एक पॉइंट पर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन खींच सकते हैं। अगर सिर्फ एक पॉइंट की बात हो तो वहां पर हम इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। जबकि अगर हमारे पास 2 पॉइंट होंगे तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 लाइन। तो ये हमारा पहला पास्चुलेट क्या हुआ कि इफ वी कैन वांट टू ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम 2 पॉइंट। अगर आप किसी एक लाइन को खींचना चाहते हैं तो आपके पास कितने पॉइंट होने चाहिए भाई? 2 पॉइंट होना चाहिए। क्लियर है इतना दूर तक? ये हमारा क्या था? पहला पास्चुलेट था। सेकेंड पास्चुलेट हमारा क्या हो गया? सेकेंड पास्चुलेट कहा कि ए लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस या एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली। कैसे? तो अगर हम इस बात को समझें तो ये हमारे पास एक लाइन है। अब अगर ये किसी लाइन से निकला है, किसी लाइन से निकला है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंडेफिनिट लेंथ तक इसको हम क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो ए बी है ये क्या है भाई? एक लाइन सेगमेंट है। ये सेकंड पास्चुलेट आपको क्या कहता है कि ए लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस इंडेफिनेटली फ्रॉम ए लाइन। मतलब कहने का वो कि एक लाइन से जो एक लाइन सेगमेंट निकल रहा है उसको फिर से हम इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये इसका मतलब हुआ। तो ये सेकंड पास्चुलेट हमारा हुआ। थर्ड पास्चुलेट हमारा क्या हुआ? इस बात को हम ध्यान से समझते हैं। थर्ड पास्चुलेट क्या है? तो ये चीजें हम लोग रियल लाइफ में बहुत यूज करते हैं। जो थर्ड पास्चुलेट है, कह रहा है कि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, if you want to draw a circle then you have a radius and a center।
तो उसके लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत नहीं है। एक सेंटर अगर आपके पास हो जाता है और एक रेडियस आपके पास हो जाता है तो आप एक सर्कल को क्या कर सकते हैं भाई, खींच सकते हैं। जैसे आप सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया और ये सेंटर हो गया, इसका नाम हम आर लिख लेते हैं। तो ये सेंटर है, ये जो लाइन है उसको हम रेडियस कहेंगे। अब इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल खींच सकते हैं। समझ रहे हैं ना, इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं भाई, एक सर्कल खींच सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी सर्कल को खींचने के लिए हमारे पास मेन रूप से, ठीक है, मेनली, ठीक है, मेनली क्या होना चाहिए, वन सेंटर, ठीक है भाई, वन सेंटर, एक सेंटर होना चाहिए और एक आपको क्या होना चाहिए भाई, रेडियस होना चाहिए। आप ये देखे होंगे जब इंडिपेंडेंस डे या किसी टाइम में अगर हमको सेंटर सर्कल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं भाई, ऐसे किसी पेन को यहाँ बीच में रख लेते हैं और उसमें एक धागा बांध के और इसी को हम चारों तरफ ऐसे क्या कर लेते हैं, घुमा लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। क्या और किसी इंस्ट्रूमेंट की हमको जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। इसके लिए सिर्फ हमारे पास एक सेंटर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, रेडियस होना। उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं भाई, किसी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए, इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, सेल्फ प्रूव्ड है। समझ रहे ना, इसीलिए इसको हम किस में रखें, पास्टुलेट में रखें। और हमारे पास जो पास्टुलेट का नंबर है वो कितना है, 5 है। एक ये रहा, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब चौथा हमारा फोर्थ नंबर का पास्टुलेट क्या है, ध्यान से समझते हैं। फोर्थ नंबर का पास्टुलेट है कि अगर कोई भी राइट एंगल हो, एनी राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब हुआ कि कोई भी दुनिया का राइट एंगल हो, चाहे ये छोटा सा राइट एंगल हो, अगर हम इसकी नाम रखें तो ABC, ठीक है भाई, या यहां से एक हमारे पास बड़ा सा राइट एंगल, समझ रहे ना, MNO, ठीक है। तो ये दोनों आपस में हमेशा 90 डिग्री के बराबर ही होंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये हमेशा किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमेशा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, फोर्थ पास्टुलेट। और ये हमेशा यूज होगा, इस बात को आप समझेंगे, क्योंकि जब भी कोई लाइन पर कोई एक दूसरा लाइन एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है, स्ट्रेट सीधा खड़ा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा पांचवा पास्टुलेट है वो ये है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्टेड बाई ए अदर लाइन, कहने का मतलब है कि कोई भी दो लाइन, सपोज दैट मान लीजिए ये ऐसा दो लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्ट किया गया, काटा गया, तो इसका जो दो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा। कैसे, अगर हम समझे कि इसका नाम AB है, ठीक है भाई, और इसका नाम CD है, तो इसका ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल हुआ, तो इसका ये जो सम है ना, ये हमेशा मान लीजिए 1 है 2 है, तो जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है वो लेस देन 180 डिग्री होगा, और इसको हम क्या कहते हैं भाई, फिफ्थ नंबर का पास्टुलेट कहते हैं। तो अब आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ पास्टुलेट कितने होते हैं। सबसे पहला बात कि पास्टुलेट हम कहते किसको है, तो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें नो नीड टू प्रूफ, जिसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं भाई, पास्टुलेट कहते हैं। क्लियर है इतना दूर तक, समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और अभी तक जो मेरे भाई लाइक नहीं किए वो लाइक भी एक बार कर दिया करेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं, कुछ एक्सियम के बारे में समझते हैं। तो देखिए भाई, एक्सियम क्या होता है इस बात को हम समझते हैं। तो एक्सियम भी एक तरह से प्रूव्ड स्टेटमेंट है, इसमें कोई चीजें नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है जिसको हमें प्रूव करने की जरूरत हो, ठीक है, तो उसको हम एक्सियम कहते हैं। तो अब जो हमारे क्लास में जो टोटल एक्सियम का संख्या लिखा गया है वो कितना लिखा गया भाई, 7। और ये किसी पार्टिकुलर क्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जितने भी कंपटीशन लेवल के क्यों ना स्टूडेंट हो वो सब भी इस क्लास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के जितने ज्योमेट्री हैं सबको हम डिस्कस करने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास एक्सियम का जो नंबर है वो क्या है भाई, 7 है। जैसे एक दो एग्जाम्पल हम समझते हैं कि एक्सियम होता क्या है। तो कह रहा है कि एक होल पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि द होल पार्ट इज ऑलवेज, ठीक है भाई, इज ऑलवेज ग्रेटर ग्रेटर देन द पार्ट। इसका मतलब ये है कि हम समझेंगे कि जो पूरा पार्ट होता है ना वह छोटे वाले पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे नॉर्मली अगर एग्जांपल की मैं बात करूं 3 एक होल नंबर है, समझ रहे हैं, पूरा कंप्लीट है।
तो ये तो हमेशा बड़ा होगा ना इसके टुकड़ा से। जैसे मान लीजिए यहाँ 3/2 आप लिख देते हैं, तो 3/2 का मतलब क्या हो गया, 3 का आधा मतलब 1.5। 1.5 जो है 3 से हर हाल में छोटा होगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो होल पार्ट होता है वह उसके टुकड़ा से हर हाल में क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे ही एक दो और हम एक्सियम को समझते हैं कि एक्सियम क्या होता है। तो कह रहा है कि द सम ऑफ टू हाफ इज मेक ए कंप्लीट होल वैल्यू। जैसे कहने का मतलब सम ऑफ टू हाफ, जैसे मान लीजिए 1/2 या x/2 अगर आप लिखते हैं, आप प्लस x/2 मतलब ये x का आधा है, ये भी x का आधा है। तो जब इसको हम मिला देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, x आ जाएगा। तो हम क्या समझे कि अगर हमारे पास 2 हाफ है उसको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हमारे पास टोटल 7 एक्सियम है। आप एक बार किताब से इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसका ज्योमेट्री में उतना ज्यादा कोई यूज नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है क्या कि ये एमसीक्यू में पूछ देता है कि बताइए हाउ मेनी पोस्टुलेट, तो देयर आर 5 पोस्टुलेट। हाउ मेनी एक्सियम, तो देयर आर 7 एक्सियम। क्लियर है इतना दूर तक। तो ये चीज है। अब क्या हुआ कि इसी पोस्टुलेट का यूज करके हम चीजों को प्रूव करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, थ्योरम कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। अब समझिए थ्योरम मतलब क्या, कि जैसे आपको पता है अभी तक आप जानते आए हैं कि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन ये क्यों होता है, इसको बताना ही थ्योरम है, इसको प्रूव करना ही थ्योरम है। और आपको क्या समझना है कि हमारे पास जो थ्योरम होता है वो मेनली 5 स्टेप से होके गुजरता है। पहला क्या होता है भाई, तो गिवन क्या है क्वेश्चन में उसको आप लिखेंगे सबसे शुरुआत में। दूसरा क्या होता है कि टू प्रूव, हम क्या कर रहे हैं, टू प्रूव, ठीक है, कि क्या आपको साबित करना है ये लिखना होता है। तीसरा हमको क्या समझना है भाई, कि किसी किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन का जरूरत होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो जहां जरूरत होगा वहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे और जहां नहीं जरूरत होगा वहां कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अगर हम समझे तो अगला जो हमारा स्टेप होगा वो प्रूफ होता है, प्रूफ। इसी में हम साबित करते हैं कि कैसे ये होगा। और लास्ट में हम क्या लिख लेते हैं भाई, प्रूव्ड लिखते हैं, प्रूव्ड, समझ रहे हैं ना। और अंतिम में हम क्या करते हैं, प्रूव्ड लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझे कि हमारे पास एक्सियम और थ्योरम क्या होता है। ठीक है भाई, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अभी तक हम लोग समझे थे कि एक्सियम और पोस्टुलेट और थ्योरम क्या होता है। तो देखिए अब हमारा ये सबसे पहला थ्योरम है और हम समझते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्या लिखा है भाई, कि इफ ए पॉइंट सी लाइज लिखा है, लाइज। अब लाइज का मतलब क्या होता है कि उसी लाइन के ऊपर पड़ना ही लाइज कहलाता है। ठीक है, अगर इसका हम यहां से पिक्चर ड्रॉ करें तो कह रहा है कि ए और बी एक लाइन है, एक लाइन है जिस पर सी कोई एक पॉइंट है, सी कोई एक पॉइंट है। तो मान लीजिए सी यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है भाई। तो अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट को प्रूव करना पड़ता है हमें 5 स्टेप से होकर चलना पड़ता है। पहले गिवन, तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन आपको यही है कि ए बी एक लाइन है जिसमें सी कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है और वो इस तरीके से लाई कर रहा है, सच दैट इस तरीके से लाई कर रहा है कि जो AC है वो BC के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि जो AC है वो अगर CB के बराबर है, इसका मतलब ये है कि C इसके मिड पर है, एडजेक्ट मिड पॉइंट पर है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हम क्या गिवन लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन में, हम गिवन में लिखेंगे कि AB इज ए लाइन सेगमेंट। ठीक है भाई, सेगमेंट AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड C इज द पॉइंट ऑन मिड ऑफ लाइन AB। ये हमारा गिवन है कि जो C है एक पॉइंट है जो मिड में है, मिड में किसके, AB के। ठीक है भाई, तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको क्या करना है, तो ये हमारा दे रखा है कि AC बराबर 1/2 AB प्रूव करना है, कि AC बराबर 1/2 AB ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है इतना दूर तक, ठीक है भाई। तो देखिए आपके पास गिवन हो चुका है, टू प्रूव हो चुका है, तो अब आपको कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था। लेकिन यहां तक कोई कंस्ट्रक्शन का जरूरत ही नहीं है क्योंकि पिक्चर हमारा सिंपली प्लेन फिगर है,
समझ रहे ना। अब जब हम एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कंस्ट्रक्शन करना है और कहाँ नहीं करना है। एक बात और आपको समझना है कि जब हम प्रूफ करेंगे ना, तो हम उसमें किसका यूज करेंगे, तो जो गिवन होता है उसी का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जब कंस्ट्रक्शन का जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब प्रूफ हम अभी बताएं कि हम प्रूफ किससे करते हैं, तो जो हमारे पास गिवन होता है उससे हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, गिवन आपके पास क्या है कि AC जो है BC के बराबर है, इसका मतलब C मिड पॉइंट है। तो वही बात को हम यहाँ लिखेंगे कि AC जो है BC के क्या है भाई, बराबर है। ये क्या है, तो ये गिवन है, ये आपको बगल में ऐसे लिख लेना। जो भी ज्योमेट्री ये सब लिखना पड़ता है कि ऐसा गिवन है, क्लियर है। अब आपको क्या समझना है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि अभी हम लोग समझे थे ना कि एक्सियम हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, तो वो बताया ना कि द सम ऑफ टू हाफ इज इक्वल टू होल वैल्यू, इज इक्वल टू होल वैल्यू। मतलब अगर दो आधा आधा को जोड़ेंगे ना, तो एक पूरे वैल्यू के बराबर होगा। तो अगर आप ए बी को लिखना चाहते हैं, अगर आप ए बी को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, ये ए बी ए सी और सी बी के जुड़ने से बना है। तो अगर हम यहाँ लिखें तो लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी, इतना तो लिख ही सकते हैं, समझ रहे हैं ना, सब चीज क्लियर है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ए सी बराबर, तो ए सी को आप इस क्वेश्चन से रिमूव नहीं करेंगे, ए सी तो होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि ए सी और ए बी प्रूफ करना है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा है, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा आप समझिएगा, हम यहाँ पर समझते हैं क्या है भाई। आप ए बी को ए बी लिखिए, ठीक है, और आप ए सी को ए सी लिखो, ठीक है, ए सी को ए सी लिखो प्लस। लेकिन आप क्या जानते हैं, आपके पास गिवन है कि ए सी जो है बी सी के बराबर है, और हम प्रूफ को देखें तो हमारे पास ए सी और सिर्फ ए बी ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उसमें जो एक्स्ट्रा कुछ है उसको हटा दें, और क्या हटा मतलब क्या, डायरेक्ट थोड़ा मिटा सकते हैं, उसके जगह पर कुछ ऐसा लिखें ताकि वो हट भी जाए और हमको इफेक्ट भी नहीं पड़े, समझ रहे ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि AC जो है BC के बराबर है, इसका मतलब कि AC के जगह हम BC लिख सकते हैं, और BC के जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, AC लिख सकते हैं, समझ रहे ना। तो ये जो CB है या BC है, इसके जगह पर भी हम AC लिख सकते हैं, और ऐसा क्यों आप लिखे ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप बगल में लिखेंगे कि जो AB है AC के बराबर था, और ये क्या था, गिवन था, सॉरी, जो BC है, ठीक है, जो BC है यहाँ पर देखिए वो AC के क्या है, बराबर है, और ये गिवन था, इसलिए इस BC के जगह पर भी हमने क्या लिख दिया, AC लिख दिया। और ये भी हम देख रहे थे कि प्रूफ में हमारे पास कहीं पर BC था भी नहीं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा भाई, AB बराबर 2AC होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक AC और एक AC मिलके 2AC हो जाएगा। और इस तरीके से अगर हम देखें तो AC और ये गुना में है, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास AC बराबर AB बटा 2 आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था, और ये हमारा क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। और ये लास्ट में आप जरूर लिखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से हमको पता चला कि हम कैसे किसी चीज को प्रूव करते हैं। मतलब जो प्रूव करना होता है सिर्फ वही हमको चाहिए, बाकी जो भी एक्स्ट्रा है उसको उस गिवन की मदद से रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं भाई। तो लाइक करते रहना है, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि इस पूरे क्लास पर, इस पूरे चैनल पर बिल्कुल फ्री में आपको हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कोई चार्ज नहीं है, आप सिर्फ सीख ले, यही मेरे लिए काफी है, समझ रहे हैं ना। अब आगे समझते हैं। अब देखिए, ये एक एग्जाम्पल था, बट हम इसको भी एक थ्योरम के जैसा उपयोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। पिछला भी आपको एग्जाम्पल ही था, वो भी एक थ्योरम के जैसा हम प्रूव किए। अब ये क्वेश्चन लिखा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो हमारे पास फिगर दिया गया है इसमें AC जो है BD के बराबर है, तो आपको साबित करना है कि जो AB होगा वो CD के बराबर होगा, ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन, किसी भी प्रूफ्ड को हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, 5 स्टेप में चलते हैं। तो पहला बात तो यही कि इसमें गिवन क्या है, दिया क्या है इस क्वेश्चन में। तो दिया तो यहाँ पर आपको पता चल गया ना कि AC जो है BD के बराबर ये दे रखा है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, अब हमको प्रूफ करना है कि जो AB होगा वो किसके बराबर होगा भाई, CD के बराबर होगा, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब हमारे दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि आखिर ABCD के बराबर कैसे आएगा।
तो हम अभी क्या सीखें कि किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए हम उसमें जो गिवन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लिखेंगे प्रूफ, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ, और जो हमारे पास गिवन है उसको हम लिखेंगे। तो AC जो है BD के बराबर क्या है भाई, गिवन है, ये हमारा दे रखा है। अब आप सोचिए वहां पर पिछले वाले थ्योरम में हम क्या किए थे कि वहां से जो एक एक्स्ट्रा चीज था उसको कैसे भी करके हम हटाए, क्योंकि जो हमको प्रूव करना था उसको हमको लाना, मेन टारगेट हमारा ये होता है। तो यहां पर तो आपको AC और BD चाहिए। अगर आप इस फोटो को देखिए तो ये AC है और ये BD है। अगर हम देखें तो यहां से यहां तक AC है और यहां से यहां तक क्या है भाई, BD। और दिया क्या है आपके पास कि AC बराबर BD ये दे रखा है। अब प्रूफ करना है कि जो AB है ये छोटा वाला जो डिस्टेंस है वह इस छोटे वाले CD के बराबर है, ये आपको साबित करना है। तो अब हम इसमें कुछ ऐसा तो करें जो हमारा प्रूफ है उसके जैसा आ जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो BD वाला पोर्शन है इस वाले साइड में भी है और इस वाले साइड में भी है। तो अगर ये नहीं होता तब तो हमारा AB और यहां से CD आ जाता कि नहीं आ जाता। तो ये एक एक्स्ट्रा हो रहा है हमारे पास, तो इसको हम क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। कभी जोड़ने का जरूरत पड़ेगा तो जोड़ेंगे, लेकिन अभी क्या है ये पहले से इसमें है तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्योंकि हमको दिख रहा है कि जब तक इस BC को हम नहीं घटाएंगे हमारे पास AB आ ही नहीं सकता है। समझ रहे ना मेरी बात को। तो जब भी कोई भी काम अगर आपको करना है तो वो दोनों पार्ट में करना पड़ेगा, लेफ्ट में राइट में दोनों साइड, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, BC इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, दोनों साइड से हम BC को क्या कर रहे हैं भाई, घटा रहे हैं। तो पहले जो चीज है उसको लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास AC है, इसमें हम BD को घटाएंगे, सॉरी BC को, हमारे पास क्या घट रहा है, BC को घटाएंगे। और उसी तरीके से राइट साइड में, राइट साइड में आपको क्या है, BD है, और इसमें भी हम किसको घटाएंगे, BC। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि फिर से BC और BC कट जाएगा तो AC और BD बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो जो हमारे पास गिवन था उसी को लिखे, उसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं किया। बट हम क्या किए कि हमारा जो प्रूफ था उसको लाने के लिए हम कुछ एक ऐसा काम किए जो इस इक्वेशन पर इफेक्ट नहीं डाला, क्योंकि BC और BC फिर से कट जाएगा तो AC और BD हमारे पास रह जाएगा। अब आप देखो AC में से अगर BC घट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, AB बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते भाई, AB, और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, CD। और इस तरीके से यही हमको प्रूव करना था और ये हमारा क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। समझ रहे ना। तो ऐसे ही इस चैप्टर में कुछ ऐसा बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया है, छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब कुछ हम टर्म को भी समझेंगे, तो ध्यान से समझते हैं टर्म हमारे पास क्या क्या है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला टर्म हमारा हो जाता है वो लाइन को हम समझेंगे, लाइन क्या होता है, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को याद रखना है कि जैसे अगर हम समझें तो हमारे पास लाइन कैसे बना। तो हमारे पास लाइन बहुत सारे पॉइंट को जब हम मिला दिए थे तो लाइन बना था। जैसे आप मान लीजिए ऐसे पॉइंट्स को मिलाएं, ठीक है भाई, इस तरीके से, तो ये एक तरीके से क्या बन गया, लाइन बन गया। तो अगर हम कहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पॉइंट। सबसे पहला बात हम यही सीखे कि ग्रुप ऑफ पॉइंट जो होता है उसको हम लाइन कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें लेंथ, ठीक है भाई, लेंथ होता है और ये दोनों साइड एक्सटेंड किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ नहीं होता है, और हाइट ये भी आपको नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो गया कि एक लाइन में लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता है और हाइट नहीं होता है। तीसरा बात हमारे पास क्या हो जाएगा कि इट इज एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, ठीक है भाई, एक्सटेंडेड इन बोथ साइड, ये दोनों साइड आराम से इनफाइनाइट तक बढ़ाए जा सकते हैं। समझ में बात आ रहा है ना। तो ये हमारे पास लाइन का कुछ पॉइंट है। अब समझिएगा जब इसी लाइन को, जैसे ये लाइन था अब ये भी है, तो इधर से अगर हम इसको रोक दिए तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई, रे बन गया, ठीक है, और ये इधर जाने लगा। समझ रहे हैं ना। तो इसके कुछ पॉइंट्स क्या है कि इसका थोड़ा सा इसमें आपको अलग से समझना है कि ये क्या है, पार्ट, पार्ट ऑफ लाइन,
ये भी एक तरह से लाइन का टुकड़ा ही है, समझ रहे ना। लेकिन क्या होता है कि इट इज एक्सटेंडेड, ठीक है भाई, इन वन साइड, इसको सिर्फ हम एक ही साइड बढ़ा सकते हैं। जो ये तीर का चिन्ह दिया है इधर हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता है, हाइट नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास कि इसमें एक एंड पॉइंट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो वन एंड पॉइंट हम क्या समझ सकते हैं, वन एंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है भाई, एक एंड पॉइंट भी होता है इसमें, ठीक है। तो आपको समझना है कि कह दिया मान लीजिए एमसीक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन एंड पॉइंट, तो आपको आंसर क्या लगा लेना भाई, रे या लगा लेना, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्या है कि अगर इसी रे को हम दोनों तरफ से रोक देते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है भाई, सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका भी कुछ प्रॉपर्टी है, इसका भी कुछ गुण है खास तरीके से। तो इसका पहला गुण क्या हो जाएगा कि ये भी एक तरह से पार्ट ऑफ लाइन है। क्या है, पार्ट ऑफ लाइन, ये भी आपको क्या है, पार्ट ऑफ लाइन, बट इट हैज फिक्स्ड लेंथ, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, लेंथ फिक्स होता है, एकदम एडजेक्ट है, 5 है तो 5 होगा, समझ रहा है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाता है कि इसमें लेंथ तो होता है लेकिन ब्रेथ यहां भी नहीं होता है और हाइट यहां भी नहीं होता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाता है कि इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, देख रहे हैं ना, ये दोनों एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टू एंड पॉइंट, इसमें क्या होता है भाई, दो एंड पॉइंट होता है। और एक बात मेरा है कि आपको भाई ये जो क्लास है, मैथ जो सब्जेक्ट होता है, ये किसी बोर्ड स्पेशल बोर्ड का नहीं होता ना, हिंदी इंग्लिश ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप हिंदी बोर्ड वाले हैं तो भी इसको देख सकते हैं, इंग्लिश बोर्ड वाले हैं तब भी देख सकते हैं। कुछ तो आपको अंग्रेजी आना ही चाहिए, एकदम छोटा छोटा, मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही है। तो जो छोटे छोटे बात है उसको आप इंग्लिश में नोट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस बात को समझिए। अब देखिए इसमें जो खास बात है, इसका जो खास बात है वो ये है कि इसका सिंबल क्या होता है। तो सारा सिंबल हम एक साथ कर लेते हैं। देखिए भाई, इसका जो सिंबल होता है ना, मेन रूप से कि अगर मान लीजिए आपको किसी लाइन को सिंबल करना है, अब ये एक लाइन है तो इसको हम सिंबलाइज कैसे करेंगे, तो ए बी लिख दिए, इसके सर के ऊपर ऐसा तीर लगा देते हैं। और भी आपको एक समझना है कि आप इसको बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता नहीं ना चल रहा है कि ये जो तीर है किधर से आ रहा है, ए के से बी की तरफ जा रहा है या बी से ए की तरफ जा रहा है। तो ये आप लिख सकते हैं लाइन के लिए। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन रे में होता है, जो गलती होने की संभावना है। जैसे ये हमारे पास रे है और इसका नाम ए बी है, तो इसका कहने का मतलब है कि ए से कोई रे निकल के बी के तरफ जा रहा है, और यही हमारे पास सही होगा। अगर कोई इसको ऐसे लिख देते हैं कि ए बी, और ये इस तरीके से जैसे बी ए लिख दिए और ऐसे तीर लगा, तो इसका कहने का मतलब है कि बी से निकल के ए के तरफ जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, ये सही नहीं हुआ। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सन के लाइट को रे कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सन एक पॉइंट है और वहां से जो लाइट निकल के आगे की ओर आ रहा है उसको हम क्या समझेंगे, रे समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब लाइन सेगमेंट में भी क्या होता है कि लाइन सेगमेंट जैसे ये आपको हो गया, तो ए बी यहां से हम लिख लेते हैं। तो आप लाइन सेगमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है कि ए से शुरू हो रहा है कि बी से, बट सिर्फ रे में यह दिक्कत होता है, ठीक है। अगला जो हमारे पास टर्म है, जो अगला फैक्ट है, उसको हम कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, कॉलिनियर, ठीक है। अब ये क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। कॉलिनियर पॉइंट का डेफिनेशन होता है कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट इज ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब कि अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉलिनियर बोलते हैं। जबकि इसका उल्टा अगर हम समझे, नन कॉलिनियर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको ये स्ट्रेट है लेकिन ये तो नीचे आ गया ना, तो अगर हम देखें तो एबीसी हमारा क्या हो जाएगा भाई, नॉन कॉलिनियर हो जाएगा, ठीक है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म है, उसको हम बोलते हैं कनकुरेंट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है।
कंकुरेंट पॉइंट बोलते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि ए पॉइंट हैविंग पासेस 3 और मोर देन 3 लाइन, जहां से 3 या 3 से अधिक लाइन पास होते हैं उसको हम क्या कहते हैं भाई, कंकुरेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंकुरेंट लाइन हो जाएगा। समझ रहे ना। तो ऐसे हम लोग पूरे चैप्टर को डिस्कस किए। अब देखिए इसमें कुछ ऐसा स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, ऐसे कुछ पिक्चर आपको बने हुए रह जाएंगे, कुछ एकदम आसान आसान सा सॉल्यूशन आपको पूछ देगा, कह देगा कि बताइए इसमें रे कौन है। तो रे हम किसको समझते हैं, जो एक पॉइंट से निकल के इधर की ओर जाए उसको रे कहेंगे। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, जहां पर 2 पॉइंट होता है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूरे यूक्लिड ज्योमेट्री का जो भी एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट था सबको हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर उस पर एक स्पेशल क्लास का वीडियो बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं भाई, लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय।